आजकल बहुत ज़्यादा जी। आपने सुना होगा वे प्रोटीन का नाम बहुत लिया जा रहा है। वे प्रोटीन होता क्या है? अगर किडनी किसी तरह से एक्सक्रीट करने में सक्षम नहीं हो पाती है तो वो ही यूरिक एसिड के फॉर्म में बॉडी में जगह जगह अक्यूमुलेट होता है, जहाँ पर गाउट का या इस तरह से प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। नी पेन होता है, एंकल्स में पेन होता है, ये हो जाता है। कॉफ़ी या ब्लैक कॉफ़ी कई लोग जिम जाने से पहले लेते हैं कि उनका मेटाबॉलिज्म को इन्हांस करती है, लेकिन अगर आपने दिन भर में बहुत बार ग्रीन टी पी लिया तो उससे आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम हो सकता है, मतलब कि आपको अनीमिया हो सकता है। आपका विस्की हो गई, रम हो गया, इस तरह की चीज़ें ले रहे हैं, वोडका हो गया, तो वो कहीं ना कहीं जाकर हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाता है। दारू और सिगरेट के लिए कहा जाता है, दारू को तो फिर भी कहते हैं कि लिमिट, एंड जो आप पी रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। नमस्कार, गांव पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। कहते हैं कि हम जो खाते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। मतलब अच्छा खाएंगे तो नींद अच्छी आएगी, स्वस्थ रहेंगे, दिमाग भी तेज़ चलेगा। लेकिन वहीं अगर ख़राब खाना खाएंगे तो बीमारियां लग सकती हैं, दिमाग भी सुस्त हो जाएगा और नींद भी कम आएगी। लेकिन क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसका पैमाना सब पर बराबर से लागू होता है क्या? जैसे कि जो चीज़ मेरे लिए अच्छी है, क्या वो किसी 60 साल के बुज़ुर्ग के लिए भी सही होगी? इन सभी सवालों के जवाब आज हम एक्सपर्ट से जानेंगे। गांव पॉडकास्ट में आज हमारे साथ हैं डाइटिशियन नेहा सिन्हा जी, जिनसे हम डाइट की बारीकियों को समझेंगे। नेहा जी, आपका गांव पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि ये डाइट क्या होती है? डाइट बेसिकली जो हम खाते हैं और जो स्वस्थ खाते हैं उसको हम डाइट बोलते हैं। यानी कि आप एक मतलब बैलेंस डाइट जिसको कहते हैं, जिसमें सारे आवश्यक तत्व जो हमको चाहिए होते हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स, चाहे वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, जैसे कि आपका कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कम तादाद में चाहिए होता है लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो वो विटामिन्स और मिनरल्स हो जाते हैं आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। तो ये जब सही मात्रा में हमको सही रूप में मिलता है तो उसको एक बैलेंस डाइट कहते हैं। और डाइट का मतलब ये नहीं होता है कि आप खाना नहीं खा रहे हो या आप कम खा रहे हो या कुछ ऐसा खा रहे हो जिससे आप दुबले हो जाओगे या मोटे हो जाओगे। डाइट मतलब सिंपल एक खाने को बोला जाता है। मैम, एक्चुअली कल कल या परसों एक ऐड देखा था मैंने, जिसमें ये था कि 15 दिन में चर्बी घटाएं। अब मैं ये सोच रहा था कि जो चर्बी किसी इंसान ने 10 से 20 साल में जमा करी है, 15 दिन में ऐसा कौन सा जादू होता है कि वो चर्बी घट कर नॉर्मल हो जाती है, अब नॉर्मल हेल्दी हो जाएंगे? इसके बारे में बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप कि इतने सालों से जो बड़ा मेहनत मुशक्क़त करने से जो है हमने इतनी सारी जो चर्बी चढ़ाई होती है उसको 15 दिन में कोई नहीं घटा सकता है। अगर कोई कुछ ऐसा दावा करता है तो मेरे ख्याल से वो किसी ना किसी सप्लीमेंट या किसी मेडिसिन का हेल्प लेता है। और ये सप्लीमेंट या मेडिसिन जब तक आपको पता नहीं हो कि एक्चुअली वो है क्या, तब तक नहीं लेना चाहिए। बिकॉज़ कहीं ना कहीं जाके आगे चल के वो स्टेरॉइड है कि क्या है जो अभी तो आपका वेट लॉस करा देगा, लेकिन बाद में वो किस तरह से आपको तकलीफ देगा ये आप भी नहीं जानते इन द ड्यू ईयर्स टू कम। तो ये ज़रूरी है कि आपका जो चर्बी घट रही है वो सही तरीके से खाते पीते घट रही हो और ऐसे घटे कि वो वापस ना आए। जी। ये नहीं कि सिर्फ बॉडी का पानी निकल गया और फिर वो एक हफ्ता बाद जो है वो वापस आ गया। तो मैम, जो सप्लीमेंट्स उसमें यूज़ होते हैं, जो भी मेडिसिन्स या फिर मार्केट में जो प्रोडक्ट्स हैं जिनसे वो कहते हैं, क्लेम करते हैं कि आपका चर्बी हम घटा देंगे या बढ़ा देंगे, तो उसमें जो सब्सटेंस यूज़ होते हैं उसका बॉडी पे क्या असर होता है? बॉडी पे देखिए, डॉक्टर्स का भी यही मानना है और डाइटिशियंस का भी यही मानना है कि आजकल मार्केट में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ये कह रही हैं, मतलब जो बेच रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इससे जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट अगर आप किसी डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो वो भी ये लिखने से मना कर देगा कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें उसको शक है कि उसमें कुछ भी हो सकता है। और जो ये बोलते हैं, जो ये दावा करते हैं कि कुछ भी मतलब वज़न कम या ज़्यादा हो जाएगा, तो मास गेनर्स भी होते हैं और वेट कम करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें बोलते हैं कि आपको आपका सीधे बॉडी का फ़ैट जो है वो मेटाबोलाइज होकर एनर्जी रिलीज़ करेगा तो आपका बॉडी का फ़ैट कम होगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब हम एक हेल्दी तरीके से फ़ैट कम करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। बहुत सारे मुझे
जो मेरे जानने में बहुत सारे लोगों ने ये सब ट्राई किया है और कहीं ना कहीं उनको जाके प्रॉब्लम हुई है इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। बिकॉज एक मैंने लिवर डिसफंक्शन के पेशेंट को हैंडल किया था जिसने बताया था कि कुछ इस तरह का वो ले रहा था तकरीबन 8-10 महीने पहले। और एक मेरे पास एक छोटा सा लड़का आया था, मतलब 19-20 साल का लड़का था, और उसने जिम ज्वाइन किया था। और जिम ज्वाइन करने के बाद उसको कोई मास गेनर टाइप का, कुछ वेट गेनर टाइप का जिम में उसके इंस्ट्रक्टर ने उसको एडवाइस किया था। जब वो मेरे पास आया तो उसने ये बताया कि नाउ ही इज़ ऑन इंसुलिन, और वो जो दवा जो भी था, वो उसको जो डब्बा मिला था उसमें क्या था ये तो पता नहीं, लेकिन उसकी वजह से उसके पैनक्रियाज का फंक्शनिंग बंद हो गई थी और वो डायबिटिक हो गया था। सोचिए 19 साल का बच्चा और वो डायबिटीज़, मधुमेह जैसी बीमारी से जो है पीड़ित हो जाना, और हर खाने के पहले उसको इंजेक्शन लेना पड़ता था। तो वो डब्बा, पहली बार डब्बे के अंदर क्या है, पहली बात तो हम ये नहीं जानते हैं। दूसरी चीज़ कि वो डब्बा जो बेच रहे हैं उसमें वो एक्चुअली में जेन्युइन है कि जो वो कह रहे हैं वो जेन्युइन है कि नहीं है वो भी नहीं पता। और जो बीच के माध्यम से जो हम, जहाँ से हम लोग वो खरीदते हैं, वो उसमें से क्या निकाल के क्या भर रहे हैं ये भी नहीं पता चलता है। मैम, जब डब्बे की बात आती है तो मैं सीधे बॉडी बिल्डिंग पर जाता हूँ। जैसे कि जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं या फिर जो जिम जाने के शौकीन हैं, तो उनको सबसे पहली चीज़ उनके दिमाग में जो हिट करती है कि प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन है, प्रोटीन इक्वल्स टू मास या बॉडी मसल्स। तो एज अ डाइटिशियन आप क्या सजेस्ट करती हैं अपने जो भी आपके पास आते हैं कि कितना प्रोटीन लेना चाहिए? और जो डब्बे का प्रोटीन है, स्कूप, प्रोटीन स्कूप, वो ऐसा होता है कि 1 डाला ठीक है, 2 डाला ठीक है, 3-4 स्कूप एक बार में आदमी प्रोटीन इंटेक करता है, उसका क्या असर पड़ता है बॉडी पे? बिल्कुल, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रोटीन की वजह से ही बॉडी में ग्रोथ होता है। जो मसल्स होते हैं हमारे, वो भी बेसिकली प्रोटीन से ही डेवलप होते हैं। तो प्रोटीन की ज़रूरत तो बॉडी को बहुत होती है। प्रोटीन के लिए हम एज अ डाइटिशियन हम जनरली या तो फिर एग को बोलते हैं, अगर जो क्लाइंट है वो नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज बोलते हैं। और वेजिटेरियन सॉसेस में आपका नट्स एंड लेग्यूम्स और दालें जो होती हैं वो आ जाती हैं, साथ में दूध, दही, छाछ, पनीर, ये सब आ जाता है। अब डब्बे की बात आई तो वे प्रोटीन आजकल बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा, वे प्रोटीन का नाम बहुत लिया जा रहा है। वे प्रोटीन होता क्या है, जब हम दूध को फाड़ते हैं तो उसकी पनीर अलग हो जाती है और उसका पानी जो बचता है दैट इज़ योर वे वाटर। उसी को सुखा के उसको आइसोलेट करके, मतलब ज़्यादा अमाउंट में, और उसी को डब्बे में बंद करके हम लोग वे प्रोटीन बेचते हैं। उसका बायोलॉजिकल वैल्यू अच्छा होता है, लेकिन एक स्कूप प्रोटीन में करीब कहा जाता है 22 से 24 ग्राम, एक स्कूप ऑफ वे पाउडर में 22 से 24 ग्राम प्रोटीन होता है। उतना ठीक है जितना बॉडी आपके अब्जॉर्ब और डाइजेस्ट और अब्जॉर्ब कर ले रही है, उतना इज़ ओके। लेकिन कई बार होता क्या है कि 1 चम्मच शाम में खाया, 1 चम्मच सुबह खाया, 1 चम्मच दिन में खाया, या उसको डबल भी कर देते हैं। तो उससे होता क्या है कि बॉडी उतना ही प्रोटीन जितना उसको ज़रूरत होता है उतना मेटाबोलाइज करती है, बाकी का जो किडनी होती है वो उसको एक्सक्रीट कर देती है। अगर किडनी किसी तरह से एक्सक्रीट करने में सक्षम नहीं हो पाती है तो वो ही यूरिक एसिड के फॉर्म में बॉडी में जगह जगह अक्यूमुलेट होता है, जहाँ पर गाउट का या इस तरह से प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। नी पेन होता है, एंकल्स में पेन होता है, ये हो जाता है। एज अ न्यूट्रिशनिस्ट जो हम लोग ने पढ़ा है कि एक नॉर्मल अगर पर्सन है तो नॉर्मल पर्सन की जो RDA मतलब रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है वो समवेयर अराउंड 0.83 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है। तो मान के चलिए 50 से 55 के बीच में, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन आजकल हम सुनते हैं कि अगर आपको मसल गेन करना है तो आपको 1 ग्राम प्रोटीन के करीब चाहिए है, 1.2 ग्राम्स प्रोटीन चाहिए। तो लोग 100 ग्राम तक प्रोटीन खाते हैं। उसकी वजह से उनको प्रोटीन के साथ, क्योंकि प्रोटीन अगर नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज से खा रहे हैं तो उसके साथ कोलेस्ट्रॉल भी उनको मिल रहा है, फैट भी मिल रहा है, उससे उनको कहीं ना कहीं फैट की प्रॉब्लम हो रही है, मतलब कि फैटी डिपॉजिशंस हो रहे हैं, या कोलेस्ट्रॉल की वजह से उनका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, और साथ ही में यूरिक एसिड की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो जितना हमारी बॉडी को चाहिए है उतना ही लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। मैम, प्रोटीन्स की बात हो गई, डब्बों की बात हो गई, उसके साथ साथ एक और चीज़ जो मैं देखता हूँ कि आजकल जो जिम, ये मतलब न्यूज़ में रहता है कि जिम जा रहा है बंदा, उसे हार्ट अटैक्स की प्रॉब्लम होगी या फेंट हो गया वो एक्सरसाइज करते करते। ये क्यों होता है? डाइट की वजह से होता है
या एक्सेसिव एक्सरसाइज की वजह से होता है? ये इसके पीछे का एग्जैक्ट रीज़न तो नहीं पता, लेकिन हाँ, अगर आप सोच रहे हो कि आप दिन भर जंक खाओ, समोसे खाओ, पकौड़ी खाओ, बाहर का कचरा खाओ, मतलब जो कि फ़ास्ट फूड जिसको हम लोग कहते हैं, जिसमें बहुत सारे प्रेजर्वेटिव्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे आइटम्स होते हैं जो कि हमें नहीं लेना चाहिए, और उसके बाद 1 घंटा जिम करके वो बराबर हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही गलत चीज़ है। क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि हम जिम जा रहे हैं, जिम में एक्चुअली होता क्या है, जब हम ट्रेडमिल पे चलते हैं या हम कोई भी हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय हमारा हार्ट बीट बढ़ जाता है। तो कई बार आपने देखा होगा कि उसी टाइम पे हार्ट अटैक्स आए हैं लोगों को। तो एक तो ये रीज़न हो गई कि हमारा खाने का हैबिट की वजह से हो सकता है। दूसरी चीज़ क्या देखी गई है कि पोस्ट कोविड ये चीज़ बढ़ गई है। सो मे बी कुछ भी कहा जा सकता है किस वजह से हुआ है। तो लेकिन हाँ, ज़रूरी ये है कि हमें अगर अपना बॉडी का इम्यून सिस्टम, हमारी बॉडी के बॉडी पार्ट्स का फंक्शनिंग अगर ठीक करना है तो हमको एक सही डाइट लेनी है, हमको सही से एक्सरसाइज करनी है, बहुत ज़्यादा भी नहीं कि आप इतनी स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज कर लो कि आपका जितना भी आपकी कैपेसिटी उससे बाहर की एक्सरसाइज कर लो कि आपके हार्ट पे प्रेशर पड़े। लेकिन हाँ, एक नॉर्मल एक्सरसाइज जो एक इंसान को करनी होती है हर दिन, वो करना चाहिए। साथ ही में स्लीप प्रॉपर होनी चाहिए, और हाँ, स्ट्रेस तो। मैम, एक हेल्दी बॉडी के लिए मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि अच्छी स्लीप, ठीक है, और अच्छी डाइट होनी चाहिए। और अगर आप हेल्दी हैं तो आपको एनर्जेटिक महसूस होना चाहिए, मतलब हर समय आपके पास एनर्जी की कमी नहीं होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए क्या और कैसी डाइट हमें लेनी चाहिए? बिल्कुल। तो एनर्जेटिक महसूस करने के लिए सबसे पहले अगर देखा जाए तो हमारी जो ब्रेकफास्ट होता है सबसे अच्छा होना चाहिए। उसमें हैंडफुल ऑफ नट्स, अगर हम बादाम, काजू, किशमिश सब कुछ मिला के एक मुट्ठी अगर हम ले सकते हैं तो वो सबसे अच्छा होता है। साथ में 1 गिलास दूध, एक नॉर्मल पर्सन के लिए मैं बता रही हूँ, 1 गिलास दूध। उसके बाद जो है हमारा जो ब्रेकफास्ट होता है उसमें मतलब ये तो सुबह का हो गया। जो ब्रेकफास्ट होता है उसमें हम 1 कटोरी भर के चना मूंग, जो अंकुरित चना मूंग होता है वो ले सकते हैं। साथ में हम कोई भी नॉर्मल चीज़ें, रोटी सब्ज़ी, पराठा सब्ज़ी, या आपका जो दलिया पोहा, ये सब 1 सर्विंग अगर ले लेते हैं तो काफ़ी अच्छा हो जाता है। जो लोग अंडा खाते हैं वो कई बार हफ्ते में 2 बार एग्स भी ले सकते हैं, या अगर 2 से ज़्यादा बार लेना है तो एग वाइट सजेस्ट करते हैं, क्योंकि योग से थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। उसके बाद आपका मिड मॉर्निंग जो मिड मील होता है उसमें हम सजेस्ट करते हैं कि 1 फ्रूट ले लीजिए, या अगर आप बाहर कहीं पर हैं, फ्रूट नहीं ले सकते हैं, तो आप मट्ठा या छाछ इस तरह से कुछ लेके पी लीजिए। दिन का जो खाना होता है उसमें सैलड को सबसे पहले खाना चाहिए। सलाद में जितनी भी रंग बिरंगी सलादें आती हैं, खीरा, गाजर, मूली, प्याज, टमाटर, चुकंदर, ये सब अच्छे से होना चाहिए आपकी प्लेट में। साथ में रोटी, 1 कटोरी सब्ज़ी, अगर हरी सब्ज़ी हो गई तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती है। चटनी अगर खाते हैं, क्योंकि जो थाली होती है ना वो कलर्ड होनी चाहिए, रेनबो कलर्ड कहते हैं, तो चटनी अगर हो गई, साथ में दही और दाल, ये प्रॉपर एक कह सकते हैं बैलेंस्ड मील वाली थाली होगी, जिसमें 1/4 आपका जो प्लेट होगा, 1/4 उसमें सलाद होगा, बाकी में आपका रोटी, सब्ज़ी, दाल और चटनी और दही ये रहेगा। शाम के वक्त पे अगर आप चाय पीते हैं तो चाय के साथ 1 कटोरी चना ले सकते हैं, भुना चना, या लैया भेलपूरी लोग खाते हैं, या फिर कुछ नहीं तो मखाने खा सकते हैं। और रात का जो डिनर होता है थोड़ा सा अगर उसको हम हल्का रखें, यानी कि हल्का मतलब कि अगर उसको हम ऐसे करें कि इजीली डाइजेस्टेबल, सुपाच्य, तो उसमें हम सब्ज़ी, रोटी और दाल ले सकते हैं, या फिर कई बार हम सब्जियां डाल के खिचड़ी भी बना सकते हैं, दही के साथ ले सकते हैं अगर आप दही रात में खाते हो, या फिर दलिया बना के हल्की फुल्की वो भी खा सकते हैं। मैम, डाइट को लेके कुछ मिथ्स और फैक्ट्स भी होते हैं, जैसे कई बार ऐसा हमसे बोला जाता है कि सुबह सुबह दूध पीने से पेट खराब हो सकता है, या फिर चावल खाने से मोटापा होता है। तो ये मिथ्स है कि फैक्ट है, पहले तो बताइए। दूध सुबह सुबह पीने से पेट खराब जनरली उन लोगों में होता है जिनको थोड़ा सा लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम होती है, या कई बार गैस ज़रूर से बनाता है खाली पेट दूध, तो हम लोग यही कहते हैं कि उससे पहले आप, या दूध के साथ आप कुछ ले लो।
तो ये कुछ ही लोगों में होता है, हालांकि हमने तो जीवन भर और हमारे बच्चों ने भी अभी तो पूरा सुबह सबसे पहले आँख खुलते ही दूध पिया है, तो शायद हमारी बॉडी कई बार जो है वो दूध को नहीं टॉलरेट कर पाती है एम्प्टी स्टमक पे, तो उस वजह से होता होगा अगर होता है तो ऐसे में तो ये करना चाहिए। और राइस अकेला, देखिए बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। हम ये कहते हैं कि आप जिस लोकेलिटी में बिलोंग करते हो, जैसे हम लोग वीट ईटर्स हैं, तो हम लोग गेहूं की रोटियां खाते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, हम लोग मोटे नहीं होते हैं। इसी तरह से जो साउथ इंडियंस हैं उनका स्टेपल डाइट राइस होती है, वो खाते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर हम ये सोचेंगे कि हम रोटी भी खा लें, चावल भी खा लें और उसमें जो है साथ में हम बढ़िया तली भुनी सब्जियां और नॉन वेज और ये सब साथ में जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा नुकसानदेह होती है। तो हमको हर चीज़ का, अगर हम पोर्शन कंट्रोल करके खाएंगे तो वो नुकसान नहीं करेगा। कि यानी कि हमने अगर 2 रोटी खा के हमने ज़रा सा चावल खा लिया, सलाद खूब सारा खा लिया, सब्ज़ी खूब सारी खा ली और दाल ले लिया, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हाँ, यदि हमने सोचा कि हम बस चावल ही चावल निकालते जा रहे हैं और खूब सारा हमने बिल्कुल चावल का पहाड़ बना के और दाल और सब्ज़ी के साथ खा लिया, तो वो कहीं ना कहीं जाके बॉडी में नुकसान करता है। क्योंकि चावल और रोटी को जब देखा जाए तो चावल डाइजेस्ट जल्दी होता है, तो इसीलिए चावल खाने के बाद जो है जल्दी भूख लगती है, अगर आपने नोटिस किया होगा। और रोटी में क्योंकि ब्रान होता है, चोकर होता है जिसकी हम लोग कहते हैं ना, तो वो थोड़ा सा फाइबरस हो जाता है, तो वो टाइम लेता है डाइजेस्ट होने में। तो रोटी खाने के बाद भूख नहीं लगती है, और चावल खाने के बाद नींद भी जल्दी लगती है, बिकॉज ऑफ इट्स सर्टन हार्मोन्स जो बॉडी में रिलीज होते हैं उसकी वजह से। मैम, मार्केट में ना भारी भारी अंग्रेजी के शब्द को डाइट चल रही है, जैसे कीटो डाइट, इंटरमीडिएट फास्टिंग, इनके बारे में बताइए, क्योंकि ये सुनने में बहुत बहुत आकर्षक लगते हैं कि क्या होता है ये। जी, सबसे पहले मैं कीटो डाइट के बारे में बताती हूँ। कीटो डाइट में बोला जाता है कि अगर आप सिर्फ प्रोटीन और फैट लेंगे और बॉडी से कार्ब्स, बॉडी में जाने वाले कार्ब्स को हम माइनस कर देंगे, तो उससे वेट लॉस होता है। बहुत लोगों ने किया भी है सर, लेकिन एक जो मुझे इसका ड्रॉबैक लगता है कि जब आप डाइट से कार्बोहाइड्रेट्स निकाल देंगे, यानी कि आप रोटी, चावल, दलिया, सूजी, इस तरह की चीज़ें जब आप हमेशा के लिए अपनी डाइट से निकाल देंगे, और उसके बाद जब आप कुछ दिनों बाद, मान लीजिए आपने वेट लॉस कर लिया, और उसके बाद आप अगर वापस आएंगे इस डाइट, मतलब कि आप चाहेंगे कि आप रोटी खा लें, तो हो सकता है कि आपकी बॉडी जो है वो ग्लूटेन सेंसिटिव हो जाए, वो डाइजेस्ट ही ना कर पाए ये चीज़ को। दूसरी चीज़ ये होती है कि हमारे ब्रेन फंक्शन के लिए कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को कहा जाता है कि इट इज़ द फ्यूल फॉर द ब्रेन, तो अगर वो कहीं ना कहीं नहीं जाएंगे तो ब्रेन फॉग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एंड रिसर्च ने भी ये स्टेट किया है कि कीटो डाइट अगर लंबे समय तक कोई करता है तो अर्ली मॉर्टालिटी, यानी कि जल्दी मृत्यु होने के चांसेस होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। क्योंकि बॉडी का सिस्टम जो हमारा है सब कुछ खाने का है, और हम धीरे धीरे करके अगर बहुत सारी चीज़ें नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी वो सिस्टम बना लेगी कि हमारा पेट फिर वो डाइजेस्ट ही नहीं करेगा जब वो हमको बाद में मिलेगा। दूसरी चीज़ जो आपने कहा, इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होता है कि एक स्पेसिफिक विंडो, चाहे वो 10 घंटे, 12 घंटे या 14 घंटे तक जो है आप कुछ नहीं खाते हो, और फिर वो आप कुछ बाकी का जो 24 घंटे में से जो 10, 12, 14 घंटे हटा देते हैं, वो आपकी ईटिंग विंडो हो जाती है। अब ये इंटरमिटेंट फास्टिंग हमारे देश में व्रतों के तौर पे, रोज़ा के तौर पे हमेशा से चलता आ रहा है। और इंटरमिटेंट फास्टिंग की एक अच्छी बात ये होती है कि जब हमारी बॉडी जो है वो फास्टिंग स्टेट में जाती है, तो हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो ऑटोफेजी, यानी कि खुद को खाने के मोड में चले जाते हैं। ऑटोफेजी में क्या होता है कि वो जो खाते हैं वो किन सेल्स को खाते हैं, उन सेल्स को खाते हैं जो हमारी बॉडी को खुद ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, जैसे कि कोई फ्री रेडिकल्स हो या कोई ऐसे सेल्स हो जो कि कैंसरस ग्रोथ कर रहे हैं, उन सेल्स को वो हमारे बॉडी के सेल्स खाना शुरू कर देते हैं। तो जब एक टाइम तक हम फास्टिंग स्टेट में रहते हैं तो हमारी बॉडी एक तरह से आप समझिए डिटॉक्स होती है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग तो हम लोग करते ही आए हैं व्रतों की तरह से, और रोज़ा में देखा जाए कि जब इफ्तारी करते हैं तो उसमें डेट्स से करते हैं, और साथ में जो उनका जो ड्रिंक होता है उसमें वो चिया सीड्स यानी कि तुकमलंगा के दाने डाल के और उसको स्वेल करके उसको पिलाते हैं। तो वो इतनी बढ़िया चीज़ होती है कि उससे डेट्स से तुरंत एनर्जी मिलती है, और जो चिया सीड्स होते हैं वो शुगर को की एक्सेस नहीं होने देते हैं बॉडी में। तो ये सब चीज़ें
साथ में जब चलती हैं तो ठीक है। इसी तरह से हमारे हिंदू धर्म में होता क्या है कि हम सुबह में थोड़ा सा आलू वगैरह खा लेते हैं और फिर डायरेक्ट शाम में पूजा करने के बाद खाते हैं। बट आजकल क्या देखा गया है कि फास्टिंग के नाम पे जो है खूब पकौड़ियाँ, कूटू के आटे की बहुत सारी चीज़ें बना के हलवा बनाते हैं और खीर बनाते हैं और उसको खाया जाता है, तो वो सही नहीं है। और इंटरमिटेंट फास्टिंग भी हम कहेंगे कि अगर आप डायबिटिक हो या अगर आपको गैस्ट्रिक ट्रबल है तो हम इंटरमिटेंट फास्टिंग भी मना करते हैं, क्योंकि एक टाइम के बाद फिर पेट में प्रॉब्लम्स होने लग जाती है और शुगर लो हो सकती है। इसलिए मैम, शुगर लो होने से मतलब क्या उससे नुकसान होगा? शुगर लो जब एक डायबिटिक पर्सन होता है तो उसकी बॉडी या तो जब वो ज़्यादा खाता है मीठा या नॉर्मल से भी ज़्यादा खाना भी खाता है, तो क्योंकि एक हमारी बॉडी में हर चीज़ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स में कन्वर्ट होती है, और कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो है वो बॉडी में एनर्जी देता है। लेकिन जब ज़्यादा हम कोई ऐसी चीज़ खा लेते हैं जो कि शुगर में कन्वर्ट हो रहा है और वो हमारे सेल्स के अंदर नहीं जाता है, तो वो जाके स्टोर होने लगता है। कई बार डायबिटिक्स में होता क्या है, ये शुगर जो है वो सेल्स के अंदर जाके हमें एनर्जी नहीं प्रोवाइड कर पाता है, तो वो ब्लड में ही दौड़ता रहता है। तो डायबिटीज़ में हाइपरग्लाइसीमिया होता है, यानी कि खून में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। और जब हम बहुत देर तक कुछ नहीं खाते हैं तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, यानी कि खून में शुगर की मात्रा बहुत कम हो जाती है। जब वो ज़्यादा कम हो जाती है तो वो हाइपरग्लाइसीमिया से ज़्यादा खतरनाक हो जाती है, क्योंकि कब पेशेंट को चक्कर आए, घबराहट हो, पसीना छूटे और कब वो बेहोश हो जाए पता नहीं चलता है। तो इसीलिए डायबिटिक्स को हम लोग हमेशा कहते हैं कि आप कहीं पर भी जा रहे हो तो अपने साथ एक टॉफ़ी ज़रूर जेब में रखिए, क्योंकि लंबे समय तक अगर आप नहीं खा रहे हैं, एक तो 2.5 से 3 घंटे के अंतराल पे खाना ज़रूरी होता है, और अगर आप लंबे समय तक नहीं खा रहे हैं तो एटलीस्ट वो टॉफ़ी रखिए कि कभी भी आपको ऐसे सिम्टम्स होते हैं तो आप वो टॉफ़ी लेके खा सकते हैं। जी मैम, आजकल ना लोगों ने शुगर को जहर की तरह पोर्ट्रे करना शुरू कर दिया है कि शुगर तो नहीं ही लेना है। तो इसके क्या नुकसान या फ़ायदे हो सकते हैं? और अगर शुगर कट डाउन कर रहा है, वाइट शुगर जो रिफाइंड शुगर हम लोग यूज़ करते हैं, उसका क्या रिप्लेसमेंट है? अगर डाइटिशियन अगर आप बता पाएँ। वाइट, हम तो हमेशा से कहते हैं कि जो भी चीज़ें वाइट होती है ना, उनको थोड़ा कम करना चाहिए, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो नमक हो, चाहे वो मैदा हो, चाहे वो आलू हो, उनको थोड़ा कम करना चाहिए। चीनी एम्प्टी कैलोरीज है, मतलब उसका कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको कैलोरीज दे रहा है। तो कोई ऐसी चीज़ क्यों लेना जिसका कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू ही नहीं है और वो कहीं ना कहीं बॉडी में जाके आपको नुकसान ही पहुंचा रहा हो। तो अगर आप शुगर कट कर रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप कहते हैं कि हमने चलो चीनी तो नहीं ली, हमने एक भर के हमने गुड़ ले लिया, गुड़ की खीर बना ली, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। बस ये है कि जो गुड़ होता है उसमें थोड़े से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं हमें, जो कि हमें चीनी में नहीं मिलते हैं। लेकिन वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी कुछ पोर्शन कंट्रोल होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि 2 चम्मच आप लेवल्ड 2 टीस्पून्स दिन भर में अगर आप गुड़ ले रहे हो तो दैट इज़ गुड। उससे ज़्यादा ना गुड़ लीजिए, ना हनी लीजिए, शहद, और चीनी तो बिल्कुल लीजिए ही। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि हर चीज़ को कंट्रोल्ड मात्रा में लेनी चाहिए। अगर आपने सुबह से कोक भी पिया है, सुबह से आपने जो है मीठा भी खाया है, मिठाई भी खाई है, और उसके बाद आपने कुछ ऐसी भी चीज़, पेस्ट्रीज़ खा ली, केक्स खा ली, हम लोग दिन भर कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं, तो उसमें हमारा शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। हम जब भी शुगर की बात सुनता हूँ तो एकदम से कोल्ड ड्रिंक्स याद आती हैं। तो आजकल मार्केट में एक और चीज़ चली है, डाइट कोल्ड ड्रिंक। मैं ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, लेकिन डाइट फलाना डाइट ये। तो अगर चूज़ करना पड़े तो जो नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक्स है उसके बजाय क्या डाइट कोल्ड ड्रिंक्स को पीना, जो क्लेम करते हैं कि 0 कैलोरी या 0 शुगर, तो वो बिल्कुल ज़ीरो शुगर तो होता है, लेकिन मुझे ये लगता है कि उसमें कुछ तो ऐसा होता है जो कि बॉडी को नुकसान करता है। जैसे कि उसमें जो सोडा कंटेंट होता है वो बॉडी को नुकसान करता ही करता है, और सोडा कहीं ना कहीं सॉल्ट का डेरिवेटिव होता है। ठीक है, तो वो हमारी बॉडी में जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है उसको गड़बड़ाता है। तो कोल्ड ड्रिंक की जगह पे अगर आप सिंपल नारियल पानी पी लें या छाछ पी लें, या
अगर कुछ नहीं, सिंपल अगर आप नींबू पानी पी लें तो वो बहुत बेनिफिशियल होगा, आपको विटामिन सी मिलेगा या आपको इलेक्ट्रोलाइट्स मिलेंगे। लेकिन कोल्ड ड्रिंक जो है वो बस एक, समझ लीजिए, एक जहर का काम करती है। आपने सुना होगा ना कि ज़्यादा टाइम तक अगर हम दांतों को भी कोल्ड ड्रिंक में अगर दांत को डुबा के रखा गया था तो वो दांत भी गल गया था, जबकि इनामल जो होता है वो हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी होता है। तो आप समझिए जो चीज़ आपके दांतों को गला सकती है तो वो कहीं ना कहीं जाके बॉडी को हार्म तो करेगी ही करेगी। हम आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हर जैसे फ्रूट जूस हो गए या कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, जिनमें कहते हैं शुगर नहीं है, फिर भी उनमें मिठास होती है, वो मिठास आपको कितना नुकसान दे सकती है? बिल्कुल, बहुत सारे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आजकल मार्केट में चल गए हैं और मैं तो जनरली यही बोलती हूँ कि एक ये बैसाखी का काम करते हैं। तो अगर आप ये सोचते हैं कि चीनी नहीं पीना है चाय में, हम उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स डाल देते हैं, तो यू आर डूइंग नो गुड। बिकॉज अगर आप उस आर्टिफिशियल स्वीटनर के भी पैकेट पे देखिएगा तो पीछे लिखा रहता है कि नॉट एडवाइजेबल फॉर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स। तो वो कुछ तो है जो कि वो हार्म कर रहा है, और अगर वो हार्म कर रहा है तो हम उसको क्यों लें, और हम क्यों वो आर्टिफिशियल स्वीटनर की बैसाखी लें। तो हम तो यही कहते हैं कि बिना चीनी की चाय अगर आपने एक हफ्ते पी ली तो आपको आदत ऐसी पड़ जाएगी कि आपको चीनी वाली चाय अच्छी नहीं लगेगी। वो ज़्यादा अच्छा है बनिस्बत इसके कि आप कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनर लें। अगर आप वो लेते भी हैं तो कोशिश करिए कि कम से कम मात्रा में, क्योंकि हम, जैसे आपने कहा ना, जूसेस वगैरह पे हम बाहर से बहुत सारी चीज़ें ऐसे अननोइंगली ले लेते हैं जिसमें हमको मिल जाती हैं वो सारी चीज़ें जो कि हमारी बॉडी को नहीं चाहिए होती है। जी मैम, ये तो हो गई शुगर्स की बात। इसके बाद मेरा एक सवाल है कि आजकल लोगों में नींद की बड़ी समस्या है। नींद नहीं आती, मुझे भी नहीं आती तो आती भी है तो कच्ची नींद आती है, टूट जाती है, तो ये क्यों हो रहा है और इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं डाइट के माध्यम से? बिल्कुल, नींद, स्लीप हमारा जो होता है, स्लीप साइकिल, जो सर्कैडियन रिदम जिसको कहते हैं, जिसमें हमारा स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्लीप का मतलब क्या समझ रहे हैं आप, कि जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी एक तरह से रीसेट होती है, रिचार्ज होती है। जैसे हम फ़ोन को चार्ज में लगाते हैं ना, वैसे जब हम सोते हैं तो हम चार्ज में लग जाते हैं। और ये नींद, जब हमारा सर्कैडियन रिदम गड़बड़ होता है तो उससे बहुत प्रॉब्लम्स होती है। सबसे पहले तो जब हम सोते हैं तो हमारा ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट होता है। ग्रोथ हार्मोन और मेलेटोनिन, ये दो चीज़ें हैं जो कि नींद के टाइम पे, जब हमारे स्लीपिंग वाले पीरियड में ही ये बनते हैं। और जब इसका डेप्रिवेशन होता है, जब हम ठीक से सोते नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं ये दोनों हार्मोन्स हमारी ग्रोथ, हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म में इंटरफेयर करते हैं। नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नींद क्यों नहीं आती है उसके पीछे देखिए कि ऐसा तो नहीं है कि आप दिन भर बैठे हुए हैं, आपने एक्सरसाइज या आपने जो नॉर्मल आपको वॉक करनी होती है वो वॉक आपने नहीं की है। बिकॉज़ हम कई बार क्या करते हैं, बॉडी को इतना कम स्ट्रेस देते हैं कि बॉडी थकती ही नहीं है, और उसकी वजह से हमारी नींद पूरी नहीं होती है, हमें नींद आती नहीं है। दूसरी चीज़ ये देखना ज़रूरी है कि ऐसा तो नहीं कि हम रात में सोते सोते मोबाइल चला रहे हैं, कुछ दिमाग में चल रहा है। स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो इन सब चीज़ों को साइड करनी चाहिए। नींद अच्छे से आए उसके लिए हमको कोई एक सूदिंग चाय, जैसे एक कैमोमाइल टी बहुत चली है, वो स्लीप के लिए बहुत अच्छी होती है। हल्का गुनगुना दूध, पुराने ज़माने में लोग कहते थे कि हल्का गुनगुना दूध करके अगर आप पी लो रात में सोने से पहले तो उससे अच्छी नींद आती है। इसी के साथ हम ये कहेंगे कि जितने भी फ्रूट्स जो कि आजकल मार्केट में लोकली अवेलेबल फ्रूट्स हैं, जैसे कि आपका सेब हो गया, आजकल आपको अमरूद मिल रहा है, अच्छा पपाया मिल रहा है और संतरा मिल रहा है, ये सारे फ्रूट्स दिन भर में 3 से 4 फल अगर आप खाएंगे और अपना रात में डिनर करने के बाद हल्का सा वॉक करके और स्ट्रेस फ्री होके थोड़ा सा मेडिटेट करके और मेडिटेशनल म्यूज़िक सुन के अगर आप सोएंगे तो नींद अपने आप से कुछ दिनों में अपने नॉर्मल समय से आना शुरू कर देगी। और हाँ, मोबाइल को दूर रख के। तो मैम, मैं कुछ चाय लवर्स और कॉफ़ी लवर्स को भी ऑफेंड नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि कितना पीना चाहिए, चाय या कॉफ़ी? चाय या कॉफ़ी, अब वो डिपेंड करता है कि आप अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं तो कॉफ़ी, बिकॉज लास्ट मोमेंट पे कॉफ़ी क्या करती है, आपके आपके ब्रेन सेल्स को स्टिमुलेट करती है, तो थोड़ा जो नींद आ रही होती है लोगों को तो नींद रुक जाती है, तो वो कॉफ़ी, और साथ में हमारा जो है थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करती है। तो वो अगर उस तरह से अगर आप पी रहे हैं तो आप कॉफ़ी या ब्लैक कॉफ़ी, कई लोग जिम जाने से पहले लेते हैं कि उनका मेटाबॉलिज्म को इन्हांस करती है, तो उस
से केस में जो है आप कॉफ़ी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप वेट लॉस की बात कर रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट ग्रीन टी। अब दोनों में कुछ अमाउंट में ये पॉलीफिनॉल्स होते हैं, टैनिन्स होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं बॉडी को कई चीज़ों में। एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं और थोड़ा थोड़ा बॉडी को कुछ कुछ ऐसी चीज़ें देती हैं जो कि बॉडी को ज़रूरत होती है। बट येस, कितना पीना चाहिए ये भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने कॉफ़ी की भी अति कर दी तो जैसे अल्कोहलिज्म होता है वैसे कैफिनिज्म होता है, वेयर पीपल गेट एडिक्टेड टू कॉफ़ी। तो बहुत ज़्यादा कॉफ़ी नहीं, हम ये कहते हैं दिन भर में अगर आप 2 कप पी रहे हो कॉफ़ी तो वेल एंड गुड। ग्रीन टी के साथ भी ये है कि ये जो पॉलीफिनॉल्स होते हैं अच्छे तो बहुत होते हैं, लेकिन अगर आपने दिन भर में बहुत बार ग्रीन टी पी लिया तो उससे आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम हो सकता है, मतलब कि आपको अनीमिया हो सकता है। तो ये भी एक चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी। अगर एक एवरेज देखा जाए तो हम यही कहते हैं कि दिन भर में 2 से 3 बार आप कोई भी एक इस तरह का चाय, कॉफ़ी या ग्रीन टी आप ले सकते हो। एंड वेट कम करना है तो ग्रीन टी अच्छी है, और अगर मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करना है, बढ़िया एनर्जी कर चाहिए है या ब्रेन को स्टिमुलेट करना है तो कॉफ़ी बढ़िया। मैम, तो कॉफ़ी के लिए कुछ स्पेसिफिक एज ग्रुप भी होती है कि इससे नीचे नहीं देना है, जैसे 14 साल 15 साल के बच्चे? बिल्कुल बिल्कुल, छोटे बच्चों को कॉफ़ी नहीं देना चाहिए, क्योंकि कॉफ़ी से जो है हार्ट रेट बढ़ जाता है। हम लोग समझते नहीं है, आजकल छोटे छोटे बच्चे टहलते हुए टॉडलर्स आ रहे हैं और हम कॉफ़ी पी रहे हैं कहीं पर और हमने उनको भी कॉफ़ी पिला दी, बट दैट इज़ रॉन्ग, बिकॉज बच्चों का हार्ट रेट बढ़ जाता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो जाती है। इवन अडल्ट्स में जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है उनको हम लोग कॉफ़ी मना करते हैं। और अगर आपको लो ब्लड प्रेशर है तो आप कॉफ़ी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आपको कॉफ़ी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उससे कई बार ब्लड प्रेशर और बढ़ जाता है, हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। मैम, आजकल IVF सेंटर्स हर जगह खुल रहे हैं, लोगों को दिक्कत हो रही है बेबी कंसीव करने में, और प्रॉब्लम्स दोनों जगह हैं, फीमेल मेल दोनों जगह। तो ऐसी क्या डाइट में आजकल, इंडियन डाइट में कमी आ रही है कि जो हमारे कपल्स हैं, जो हमारी सोसाइटी, उसमें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फैल रही है? बस मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा हमारी आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो घर पे ना बना के बाहर बहुत ज़्यादा खाना चाहती है, जिसकी वजह से वो ऐसे खाने का इंटेक करते हैं जिसमें ऑयल ज़्यादा होता है, जिसमें ट्रांस फैट्स ज़्यादा होते हैं, जिसमें अजीनोमोटो ज़्यादा होता है, जिसमें वो चीज़ें होती हैं जो ज़बान तक तो अच्छी लगती है लेकिन उसके बाद उनका कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं हमारी डाइट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने में, जैसे कि PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवरीज का हो जाते हैं, जिसकी वजह से, या फिर थायराइड की प्रॉब्लम। थायराइड जब हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो उसमें भी कंसीव करना मुश्किल हो जाता है। तो अगर फीमेल की बात करें तो उसको ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिसमें उसको आयरन और फॉलिक एसिड ज़्यादा अच्छे से मिले। फॉलिक एसिड भी बहुत ज़रूरी होता है कंसेप्शन के लिए। थायराइड लेवल्स उसके नॉर्मल रहें, यानी कि आयोडीन युक्त खाना लेना चाहिए या आयोडाइज्ड नमक खाना चाहिए। साथ में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां, जिसका सेवन कम से कम नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग बहुत कम से कम करते हैं, तो उसको भी हमें ज़्यादा देना चाहिए। क्योंकि आजकल देखा जाए तो आप हर चीज़ में आलू डाल के लोग बना लेते हैं, सब्ज़ी कम होती है, आलू के पीसेस ज़्यादा होते हैं। तो हम ये नहीं कह रहे कि आलू मत खाइए, लेकिन आप हरी सब्ज़ी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। साथ ही में जितने भी विटामिन ए रिच जितनी भी चीज़ें होती हैं, और विटामिन ई को कहा जाता है रिप्रोडक्टिव और वाइटामिन, उसका नाम ही है टोकोफेरॉल, ब्यूटी हार्मोन भी बोला जाता है, लेकिन विटामिन ई का जो नाम होता है दैट इज़ टोकोफेरॉल। टोको का मतलब होता है बर्थ एंड फेरॉल का मतलब होता है टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ बर्थ। तो विटामिन ई और विटामिन ए दोनों ही कहा जा सकता है कि रिप्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन ई के सोर्सेज में नॉन वेजिटेरियन सॉसेज में जो आपकी फैटी फिशेस हो जाती हैं, सैल्मन, ट्राउट, मैकरल, टूना, जो यहाँ नहीं मिलता है, और साथ में वेजिटेरियन सॉसेस में आपका आलमंड्स हो गए, बादाम, वॉलनट्स हो गए, और फ्लैक्स सीड्स हो गया, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। और सोयाबीन लेना चाहिए, वो भी हमारी बॉडी में ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करता है, फीमेल की अगर बात करें। फॉर मेल्स टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बढ़ाने के लिए जनरली हरी सब्जियों को खाना चाहिए। और जैसे आपने वो एक कार्टून देखा होगा पॉपॉय का, जो वो स्पिनिच खाता था और उसके मसल्स बन जाते थे, तो वो जो पॉपॉय का जो स्पिनिच वाला फंडा था, उसमें जब रिसर्च हुई तो पता चला कि उसमें कुछ ऐसा हार्मोन, मतलब उसमें एक ऐसा कंपाउंड था जो कि टेस्टोस्टेरोन को मिमिक करता था।
तो नॉट जस्ट स्पिनच, जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं वो बहुत अच्छे सोर्सेज होते हैं टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के। साथ ही में विटामिन ई रिच फूड्स उनको भी खाना चाहिए, और विटामिन ए मतलब गाजर हो गया, पपीता हो गया, इन सब चीज़ों को जैसे 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 मौसमी चीज़ें आ रही हैं, आम आ रहा है तो आम हो गया, ये सब विटामिन ए के रिच सोर्सेज होते हैं, ये सब लेते रहना चाहिए। जी मैम, सनलाइट का क्या रोल होता है? विटामिन डी बहुत बड़ा रोल होता है। सनशाइन इज़ कॉल्ड मतलब विटामिन डी इज़ कॉल्ड द सनशाइन विटामिन। और जो हमारी स्किन होती है उसकी जो ऊपरी परत होती है जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं, वो यूवी रेस को अब्जॉर्ब करके और उसको हमारे लिवर में वो कन्वर्ट करती है कंपाउंड में, जो कि हमारी किडनीज़ में जाता है और वो उसको एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी में कन्वर्ट करता है। और विटामिन डी जो है वो कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हमारे अगर हम रीति रिवाज की बात करें तो मकर संक्रांति के दिन आपने देखा होगा कि हम लोग ये खाते हैं, तिल के लड्डू खाते हैं। तिल के लड्डू आर वेरी रिच इन कैल्शियम। एंड उसके बाद हम पतंग उड़ाते हैं, तो उसका ये रीज़न है कि वो पतंग उड़ाने से हमको विटामिन डी मिलता है, और विटामिन डी और जो बॉडी में जो कैल्शियम गया है उसके अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो अगर आपको बोन्स अपनी हेल्दी चाहिए हैं, आपको कैल्शियम फॉस्फोरस का जो बैलेंस है वो सही चाहिए है, आपको अपनी दांत अच्छे चाहिए है, तो हमको जो है विटामिन डी ज़रूर से लेना चाहिए। सनलाइट एटलीस्ट 15 मिनट हमको धूप में बैठना चाहिए, हाथ या पीठ की तरफ सूरज को फेस करके, और जब ये 15 मिनट्स में ही काम हो जाता है। सुबह की जो सूरज की किरणें होती हैं करीब 7:30-8 बजे तक, वो अच्छी रहती हैं, उसमें मतलब बहुत ज़्यादा वैसी चीज़ नहीं होती है कि जिसकी वजह से टैनिंग हो जाए या जिसकी वजह से स्किन कैंसर्स होने के, मतलब बहुत ज़्यादा तीव्र वाली यूवी रेज नहीं होती है, तो वो सबसे अच्छा टाइम होता है। जी मैम, न्यूट्रिशन को बैलेंस करने के लिए क्या जो सप्लीमेंट्स हैं वो खाने का रिप्लेसमेंट हो सकते हैं? जैसे अगर मैं धूप में नहीं बैठ रहा हूँ और विटामिन डी की कैप्सूल ले ली मैंने, ठीक है, या फिर विटामिन ई की कैप्सूल ले ली, मल्टीविटामिन्स ले ली, तो क्या वो सही रिप्लेसमेंट है खाने का, डाइट का? रिप्लेसमेंट तो हम नहीं कह सकते, सप्लीमेंट कह सकते हैं कि भाई अगर किसी वजह से कोई बीमार है या कोई वृद्ध है जो कि बाहर नहीं जा पा रहे, उसको सूरज की किरणें नहीं मिल रही हैं, तो उसको फिर डॉक्टर्स उसको सप्लीमेंट करते हैं कि भाई आप विटामिन डी के सैशेज़ ले लो या फिर कैल्शियम की दवाई ले लो या इस तरह का ले लो। लेकिन हम ये समझते हैं कि हमारी बॉडी जितना नॉर्मल चीज़ है, जो कि हम समझिए जैसे हमारे पूर्वज खाते आए थे, हमारे पूर्वज कभी विटामिन डी के सैशेज़ नहीं लेते थे, तो जो नॉर्मल चीज़ है जितना ही हम अपनी बॉडी को नॉर्मल डाइट के थ्रू और अपने आसपास के वातावरण के थ्रू जो हम चीज़ें ले सकते हैं, वो हमारी बॉडी में कभी हार्म नहीं करेगा। क्योंकि विटामिन डी जो होता है हमें पता नहीं चलता है, कई बार बहुत आपने देखे होंगे लोग जो अपने आप से ही डॉक्टर ने बता दिया कि आप ये कोर्स करके ख़त्म कर देना, लेकिन वो चलाते रहते हैं। तो ऐसे में जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं तो उसमें विटामिन डी भी आता है, और विटामिन डी कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में जाके स्टोर हो जाता है, और एक्सेस विटामिन डी टॉक्सिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकता है। जी मैम, विटामिन की अगर बात करें तो ऐसे कौन से विटामिन पे हमको ध्यान देना चाहिए जो हमारी कह सकते हैं सेक्सुअल हेल्थ को ठीक रखेगा, क्योंकि आजकल इरेक्टाइल डिसफंक्शन बहुत कॉमन बीमारी है मेल्स में। तो इसके लिए भी मैं यही कहना चाहूँगी कि हमको अपनी डाइट पे विशेष ध्यान रखना चाहिए। हम अगर एक प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, बिकॉज़ आजकल देखा जाएगा तो फीमेल्स में भी AMH एंटी मुलेरियन हार्मोन उसकी भी कमी आती है, मेल्स में भी जो है देखा गया है, तो स्पर्म काउंट या टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से जो है वो प्रोजेनी नहीं बना पा रहे। तो उसकी वजह से ज़रूरी क्या है कि हमें अपनी एक नॉर्मल डाइट, एक प्रॉपर डाइट पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग वही चीज़ हो गई कि हम लोग करते क्या है, हम लोग इधर उधर बहुत सारी चीज़ों का हम सुन लेते हैं कि हमको बोन मैरो का सूप पीना चाहिए, हम सुन लेते हैं कि हमको प्रोटीन खाना चाहिए, हमको तो हम उसी के पीछे भाग जाते हैं। लेकिन हम मिस आउट क्या करते हैं कि हम अपने आप से अपने ही फ्रिज में देखें कि हमारे पास क्या क्या है और उसमें से हेल्दी चीज़ें बनाएं। क्योंकि आजकल देखिए जितने भी ये जंक फूड्स हैं उसमें प्रेजर्वेटिव्स डाले जाते हैं। जो भी चीज़ अगर खोल के हम लोग किसी पैकेट से खोल के खा रहे हैं तो उसको
प्रोसेस किया गया, उसका प्रसंस्करण किया गया, और प्रसंस्करण में उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ों को, ऐसे केमिकल्स को ऐड किया जाता है जिसकी वजह से उसका एक तो न्यूट्रिटिव वैल्यू कम हो जाता है, दूसरी चीज़ क्या होता है, कहीं ना कहीं वो केमिकल्स हमारी बॉडी में हार्म करते हैं। तो इन केमिकल्स वाली चीज़ों को ना खा के अगर हम कोई ऐसी चीज़ ले जो कि जैसे पौधों से आ रही हो, या जो हमें पता है कि ये एकदम अच्छी है, जैसे आपका नॉर्मल फल हो गया, आपकी सब्ज़ी हो गई, सलाद हो गया, रोटी हो गई, चावल हो गया, ये नॉर्मल चीज़ और घर पे बना के खाएं विदाउट एनी एडिड सोडियम डेरिवेटिव्स या MSG, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, अजीनोमोटो जिसको कहते हैं, या किसी भी तरह का इस तरह का कुछ भी नहीं हो, तब हमारी बॉडी पे ये एक अच्छा रिजल्ट शो करेगा और हमारी सेक्सुअल लाइफ भी बेटर होगी। मैम, अल्कोहल, जैसे अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है, उसने आपको बताया कि वो अल्कोहलिक है, मतलब शराब तो वो पीता ही पीता है, तो शराब डाइट पे हमारी क्या, या हमारी हेल्थ पे क्या असर डालती है? और एक और मीम आपने बहुत फेमस है कि दारू नहीं दवाई है, तो ये कहाँ तक सच है? बिल्कुल। तो पहली चीज़ तो ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि अल्कोहल कौन सा वो ले रहा है, क्योंकि अगर वाइन ले रहा है और अगर नियंत्रित मात्रा में ले रहा है तो हम कहते हैं कि अ लिटिल बिट ऑफ वाइन इज़ गुड, तो वो दारू की जगह दवा का काम करती है अगर थोड़ी मात्रा में वो वाइन लिया जा रहा है, क्योंकि उसमें एंथोसाइनिन्स होते हैं या रेस्वेरेट्रॉल कहते हैं, वो होता है जो कि हमारे हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो अगर वो पोर्शन कंट्रोल है और थोड़ी मात्रा में लिया जा रहा है तो वाइन इज़ गुड। लेकिन अगर वो रोज़ ले रहा है या ऑफ एंड ऑन लेता रहता है और वो इस तरह की चीज़ें जैसे कि बियर हो गया या फिर आपका विस्की हो गई, रम हो गया, इस तरह की चीज़ें ले रहे हैं, वोडका हो गया, तो वो कहीं ना कहीं जाकर हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाता है। दूसरी चीज़, हम उसके साथ क्या ले रहे हैं ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम एक तो खाली पेट पी रहे हैं तो वो भी हमारे लिवर के लिए अच्छा नहीं है, हम उसके साथ डीप फ्राइड चखना ले रहे हैं जिसमें हमने कबाब खा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें, पकौड़ियाँ खा रहे हैं या बहुत सारा कुछ ऐसा खा रहे हैं जो कि हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, तो वो भी उसके साथ जो है हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। हम कर क्या सकते हैं, अगर कोई आता है मेरे पास और वो कहता है कि आई कैन नॉट गिव अप ऑन अल्कोहल, तो हम उसको कहते हैं कि पहली चीज़ क्या करो, कोशिश करो कम करने की, कम करो, एंड साथ में बिकॉज अल्कोहल से डिहाइड्रेशन बहुत होता है। हालांकि हम पीते हैं, पानी होता है वो एक तरह से, मतलब पानी लिक्विड होता है, लेकिन जब हम पीते हैं तो उसकी वजह से हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है जिसकी वजह से अगले दिन हमारा हेडेक होता है। तो हम कहते हैं कि आप जितना वो अल्कोहल पी रहे हो उसका डबल आप अपना पानी का कंटेंट रखो। तो चाहे वो आप बीच में ले रहे हो, चाहे वो उसके बाद में ले रहे हो, लेकिन पानी का कंटेंट रखो और उसके साथ जो खा रहे हो वो बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम कहते हैं कि हैव सैलड्स, आपने खीरा कटवा लिया, आपने गाजर कटवा लिया, टमाटर कटवा लिया, एंड इसी तरह से सूखे जो रोस्टेड चना होते हैं, भुने हुए चने हो गए, वो बनवा लिया, या चने की भेलपूरी, या चने की भेलपूरी वो कर लिया, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन अगर हम साथ में फ्राइड फ्रूट्स खा रहे हैं तो वो जो है नुकसानदेह हो जाता है। दारू तो मतलब नुकसान ही करती है। बिल्कुल। जितना मतलब दारू और सिगरेट के लिए कहा जाता है, दारू को तो फिर भी कहते हैं कि लिमिट, एंड जो आप पी रहे हो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन स्मोकिंग के लिए तो कहते हैं कि स्मोकिंग किल्स, तो उसमें तो कोई लिमिट के बात ही नहीं है, बस इट किल्स तो इट किल्स, तो इसको हटा ही देना चाहिए। अब स्मोकिंग से याद आया कि स्मोकिंग से खाने के बाद ऐसा देखा गया है लोगों में सिगरेट पीने की तलब होती है, तो जब हम सिगरेट पीते हैं तो जो हम खा रहे हैं उस पर क्या नुकसान होता है? मान लीजिए हमने दोपहर में कुछ खाया, तुरंत कट्टू हम चले गए स्मोक करने, तो उससे क्या नुकसान होता है शरीर में? बिल्कुल बहुत नुकसान होता है। पहली चीज़ तो हम जो हम खा रहे हैं हमारी बॉडी में एक प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस, जिसकी वजह से फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, और उन फ्री रेडिकल्स को बाइंड करके निकालने के लिए हमारी बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट्स की ज़रूरत होती है, जो हम खाने के माध्यम से ले रहे हैं, चाहे वो हम फ्रूट से ले रहे हैं, वेजिटेबल से ले रहे हैं, सब्जी से ले रहे हैं, दूध से ले रहे हैं। लेकिन हम खाने के तुरंत बाद अगर हम स्मोक करते हैं तो हम बॉडी में और नेगेटिविटी, यानी कि और पल्यूशन क्रिएट करने वाले, या कह सकते हैं और फ्री रेडिकल्स डाल रहे हैं, तो वो हमारी बॉडी में नुकसान ही पहुंचाने वाला है कहीं से भी। तो इसीलिए सिगरेट को तो कहा जाता है कि बिल्कुल ही, जिसको कहते हैं ना कि एक
आपको अगर जल्दी ऊपर जाना है तो आप सिगरेट पीजिए, वो बात हो जाती है। तो इसलिए तो नुकसान ही नुकसान है, उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है सर। यहीं पे हम लोग सेशन को एंड करेंगे मैम। तो ये थी डाइटिशियन नेहा सिन्हा जी, जिनसे हमने डाइट की बारीकियों को समझा। ऐसे ही और जानकारी के लिए आप देखते रहिए गांव कनेक्शन और गांव पॉडकास्ट में। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।